एमपीपीएससी की हम 37वीं यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसमें संबंधित है साइंस से। तो साइंस का देख लेते हैं, इसमें ये इसके चैप्टर रहेंगे। में विज्ञान के मौलिक सिद्धांत और भारत के जो भी वैज्ञानिक अंतरिक्ष सिद्धांत, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र, पोषण, मानव शरीर, कृषि तकनीक और फूड प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य नीति और इसके अलावा प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा। ठीक है ना। चलते हैं तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में क्या देखा, उसमें मौलिक सिद्धांत दे रखे हैं और प्रमुख खोजें और अंत तथ्य। तो समाचार पन्ना इसमें दे रखा है कि समाचार पन्ना में हाल ही क्या सप्ताह रहता। समाचार पन्ना में हाल में ही अमेरिका के वैज्ञानिक ने फाइबर ऑप्टिकल पितामह कहा जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 दिसंबर 2020 को हो गई थी। इसमें मौलिक सिद्धांत, जैव विकास का सिद्धांत। जैव विकास के सिद्धांत क्या है ना, आप सीधे समझते हैं। जैसे समय के साथ साथ जो भी परिवर्तन हुआ है उसे जैव विकास सिद्धांत ही माना जाता है। जैसे कि जैव विकास का शाब्दिक अर्थ होता है छिपी हुई वस्तु के बारे में समय समय पर परिवर्तन को जानना। जीव विज्ञान को शाखा जिसमें जीव जंतु की उत्पत्ति, उनके पीढ़ियों के हुए क्रमिक परिवर्तन होते हैं, उसका ही अध्ययन किया जाता है, उसे जैव विकास कहते हैं। जैव विकास का सिद्धांत है ना, वो कई वैज्ञानिकों ने समझाया था। इसमें लैकमार्क थे, डार्विन थे, फिर इसमें म्यूटेशन की थ्योरी आई, फिर इसमें पुनरावर्तन का सिद्धांत आया, फिर इसमें और जो ऑपेरन का आधुनिक सिद्धांत आया। ये 4-5 सिद्धांत इसे जैव विकास को समझाने के लिए आए थे। ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं लैंडमार्क का सिद्धांत। तो लैंडमार्क का सिद्धांत इसमें देख लेते हैं सबसे पहले। तो क्या है, लैंडमार्क जो थे ना, ये इनकी एक पुस्तक थी लैंडमार्क की, फिलोसफी जूलॉजिकल में जैव विकास का सिद्धांत 1809 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। कितने में, 1809 में। लैंडमार्क ने जैव विकास सिद्धांत पर 3 तथ्यों पर बल दिया था। इसमें प्रथम क्या था, वातावरण। दूसरा था इसमें अंगों के उपयोग अनुपयोग। और तीसरा था उपार्जित लक्षणों का वर्णन। ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि जीवों एवं उनके अंग, ये देख रहे हैं इसको, जीवों एवं उनके अंग। तो इसमें जीवों और उनके अंग के बारे में देख रहे हैं। तो इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है जिन पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। अधिक उपयोग करने वाले जो अंग होते हैं उनका विकास अधिक होता है, कम उपयोग करने वाले अंगों का कम विकास होता है। जैसे सांप के पैर थे, धीरे धीरे कम हो गए। ठीक है ना, उसके ख़त्म हो गए। इसके अलावा जो जिराफ थी उसकी गर्दन समय के हिसाब से काफ़ी लंबी हो गई। इसमें देखो, हम एक काम करेंगे, जो इसमें देखा है किताब में उसके अनुसार चलेंगे, हम खुद के उदाहरण नहीं देंगे। ठीक है। लैंडमार्क को अंगों के कम और अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहा जाता है। लैंडमार्क ने उपार्जित लक्षण की वंशागति के सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ कि जंतुओं के उपार्जित जो लक्षण थे ना, वंशगत होते थे, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते थे। कोई भी लक्षण हो, जैसे जिराफ की गर्दन है, भैया एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसकी गर्दन लंबी ही होती है। ठीक है ना। तो इसी के बारे में कह रहा है ये। वहीं देखो उदाहरण आ गया। उदाहरण क्या है कि जिराफ की लंबी गर्दन। लैंडमार्क के अनुसार जो लैंडमार्क के अनुसार क्या हुआ कि ये जिराफ की लाखों वर्षों में ऐसे एक हिरण के समान जंतु था, लेकिन उसकी धीरे धीरे गर्दन बहुत बड़ी हो गई। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। उस समय घास का हरा भरा मैदान था। बाद में मरुस्थलीकरण, वातावरण के बदलते प्रभाव, वातावरणीय कारणों से वहाँ घास कमी हो गई, जिससे जिराफ को पेड़ों की पत्तियों पर निर्भर होना पड़ा था। तो फिर क्या हुआ, पेड़ों की पत्तियों तक पहुँचने के लिए उन्हें टांगें और गर्दन लंबी होती गई। और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब प्रत्येक पीढ़ी में पहले छोटे थे, फिर बड़े हुए, फिर और बड़े, फिर और बड़े। तो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होकर के वर्तमान जाति में स्थायी लक्षण बन गया। ये उसकी गर्दन बहुत लंबी हो गई। अब सर्पों के पैरों का ना होना, ये भी देखो मैंने बताया था। बतख में जल युक्त पाद का ना होना। खरगोश कुत्ते के कान की जो पेशियां हैं अधिक विकसित होती हैं। वो क्या है कि जब भी का किसी चीज़ को सुनते हैं ना, कान खड़े कर लेते हैं और सुनने लगते हैं अच्छी तरह से। ठीक है ना। अब आता है डार्विन का सिद्धांत। हमने लैमार्क का पढ़ लिया, डार्विन का। अब क्या है, ये अंग्रेज वैज्ञानिक थे, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जैव विकास के सिद्धांत की जो उनकी पुस्तक थी ना, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया था, जिसे डार्विन के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। अब देखिए, जो डार्विन की पुस्तक थी उसमें डार्विन को प्रकृति चयनवाद का चयनवाद जो डार्विनवाद को प्रकृति का चयनवाद भी कहा जाता है, थ्योरी ऑफ द नेचर सिलेक्शन। डार्विन के सिद्धांत को निम्न मतों से समझा जा सकता है। इसमें क्या, डार्विन के जो मत थे उसमें क्या, जीवित जीवों के बीच संघर्ष, योग्यता की उत्तम जीवता से योग्यता की उत्तम जीवता, अधिक मात्रा में जीवों की संतान उत्पत्ति। ठीक है ना। देखो इसमें किस प्रकार से करते हैं, जीवों के मध्य संघर्ष, जीवित जीवों के मध्य संघर्ष। जैसे
जीवों के बीच जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए संघर्ष गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है। यह उनकी मृत्यु तक कभी आवास, कभी भोजन, वर्चस्व के लिए चलता रहता है। इस संघर्ष में कुछ जीव हार जाते हैं, कुछ जीव समाप्त हो जाते हैं। इसका कोई उदाहरण अच्छा सा नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बाद में देंगे। जैसे ऐसे मान चल लीजिए कि जीवों के बीच जीव संघर्ष, जैसे कि जंगल है, जंगल में नहीं, उदाहरण जंगल जैसे नहीं लग रहा, चलो कोई जो भी उदाहरण मिलेगा देखेंगे। अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतान उत्पत्ति। देखिए क्या रहता है, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं उनकी संतान बहुत ज़्यादा अधिक देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी संख्या कम ही बचती है, ठीक है ना। पृथ्वी रन में विभिन्न प्रकार के जीव अपने जीवन काल में हजारों बच्चों को जन्म देते हैं। यदि वे सभी जीवित रह जाते तो पृथ्वी पर जीवों की भरमार हो जाती है और इन जीवों को पूरी तरह से, जो पृथ्वी है इन जीवों से पूरी तरह भर जाती थी। इसलिए प्रकृति बढ़मार में क्या है, इसके अंतर्गत कुछ जीव जन्म के साथ ही विभिन्न तरीकों से मर जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि सांप बहुत सारे अंडा देता है। इसके अलावा जो आपने कान खरीदो सुना होगा, वो भी बहुत सारे बच्चे होते हैं उसके, लेकिन वो मर जाते हैं। उत्तर योग्यता की उत्तर जीवता, ठीक है ना। इसके अनुसार वह जीव जो जीवन संघर्षों में जीता है वही प्रकृति में अस्तित्व रख पाता है या प्रकृति वर्ण के द्वारा होता है और संघर्ष में सफल यह जीव अपनी अगली पीढ़ी में अपने गुणों को स्थानांतरित करता है। म्यूटेशन। अब देखिए म्यूटेशन पे पढ़ रहे हैं। देखो इसमें जो योग्यता की उत्तरयुक्ता में क्या रहता है कि व्यक्ति जैसे कि अपनी पीढ़ी में लक्षण कौन से स्थापित करता है, आपने देखा होगा वो जिराफ की गर्दन वाले, ठीक है ना। अब म्यूटेशन के बारे में कहते हैं। हॉलैंड के वैज्ञानिक ह्यूगो डेविड ने 1901 में जीव जातियों के उत्पत्ति के संदर्भ में एक नया जो उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया था, इसे नव डार्विनवाद कहा जाता है, ठीक है ना। इस सिद्धांत के अनुसार कई नई जीव जातियों की उत्पत्ति जातीय लक्षणों के क्रमिक विकास, स्थिरता और भिन्नता के कारण होती है, बल्कि एक बार में ही स्पष्ट और स्थायी आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह निम्न प्रकार परिणाम है, जैसे कि जीन म्यूटेशन, गुणसूत्रों की संरचना और संख्या में परिवर्तन होता है। ये सब म्यूटेशन के अंतर्गत आता है। आजकल तो हॉलीवुड की जो एक्स नाम से फिल्में आती हैं, तो उसमें भी म्यूटेशन को बहुत बार दिखाया जाता है। इसमें म्यूटेशन के ऊपर काफ़ी लड़ाई चलती रहती है, जिसमें बहुत सारे हीरो थे, नाम याद नहीं आ रहा। जिसमें आप एक हीरो था म्यूटेशन वाला, जिसमें उसका हाथ में से लोहे का निकलता था, म्यूटेशन के कारण निकलता था, आपने देखी हुई वो फिल्म। इसके अलावा रिप्लिकेशन की थ्योरी, अर्नेस्ट हैकेल का सिद्धांत दिया गया था ये वाला, ठीक है ना। इसके अनुसार किसी भी जीव की भ्रूण अवस्था उनके पूर्वज के वयस्क की अवस्था के समान होती है, ठीक है ना। मतलब कोई भी बच्चा होगा उसको, जो उस बच्चे के वयस्क व्यक्ति होगा उसके समान ही सारी अवस्थाएँ होंगी। ऑपरेन का सिद्धांत इसमें क्या कहता है के अनुसार जीवित जीव रसायन के रूप में समुद्र में हुई है। उनके जीवन के उद्भव में कार्बनिक अकार्बनिक दोनों प्रकार के यौगिकों को हजारों वर्षों की क्रिया का योगदान रहा है। कोई भी जीव है उसकी समुत्पत्ति क्या समुद्र से हुई है और उसका जो भी शरीर बना है वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ से बना हुआ है। बायोनॉमिकल जो नोमिकल्चर होता है, मतलब द्विनाम पद्धति, तो ये द्विनाम पद्धति कर्नल्स लियंस ने दी थी, 1753 में दी थी द्विनाम पद्धति। पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीव और वनस्पति वैज्ञानिकों के नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंश, दूसरा शब्द जाति को डिकोड करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आम का नाम, वैज्ञानिक का नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है ना। मनुष्य का नाम है होमो सैपियंस, ठीक। तो इसमें ये देख लें, इस प्रकार से देख लेंगे। इसके अलावा कोश का सिद्धांत आता है जो मैथियस जैकस स्लाइडर ने दिया था, 1838 में दिया था। और थियोडोर स्वान थे, इन्होंने क्या 1839 में कोश का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। इसके प्रमुख 3 सिद्धांत थे, उन देख लेते कौन कौन से 3 सिद्धांत थे। इसमें सजीवों का जीवन एकल कोशिका से प्रारंभ होता है। सजीवों का शरीर कोशिका उसके उत्पादों से मिलकर बना होता है। सजीवों में जो ऊतकों का निर्माण होता है कोशिका में होता है, ठीक है। इसके 3 सिद्धांत थे। अब इसमें जेनेटिक कोड स्टार्ट हो रहा है, तो आज हम जेनेटिक कोड देखते हैं, इसके बाद में हम इसको समाप्त करेंगे, ठीक है ना। तो जेनेटिक कोड के बाद में देख लेते हैं। कुछ नियमों का एक समूह होता है जिसके उपयोग
से जीवित कोशिकाओं को जेनेटिक पदार्थ की उपस्थिति जानकारी और प्रोटीन के बदलाव में जानकारी मिलती है। क्या रहता है, हमेशा जो डीएनए रहता है, डीएनए के अंदर कुछ एक जेनेटिकल कोड रहते हैं, उनमें जो भी परिवर्तन होता है उसके बारे में दे रखा है। अब देख ले, फ्रांसिस क्रिक ने 1961 में कोडोन की खोज की थी। फिर कुछ विशेष प्रकार के मार्शल नीरनबर्ग ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। जेनेटिक कोड के अनुसार इसमें 4 समूह होते हैं न्यूक्लियोटाइड, जो न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जिसमें एडीन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन होते हैं। ये 4 अलग प्रकार के बेस कोड बनाते हैं। इसमें प्रोटीन संश्लेषण के जरूर 20 प्रकार के अमीनो अम्ल शामिल होते हैं। इसमें कुछ अमीनो अम्ल शरीर के अंदर बनाए जाते हैं, कुछ क्या होता है शरीर से हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, जो शरीर के लिए उपयोगी होते हैं। ठीक है ना। तो आज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं जेनेटिक कोड पे, फिर अगली बार हम कल शुरुआत करेंगे कहाँ से, डीएनए मॉडल से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।